हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हो वी आर बैक विद आवर टू न्यू बुक लॉन्चेस। सो एज यू नो कि हमारी करंट अफेयर्स की बुक्स जो है वो एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड होती है। बट इस बार का जो बेस्ट चेंज है दैट इज कि हमने आपके लिए कोशिश किया कि हैसल फ्री लर्निंग हो। तो इसलिए जो है हमने दो बुक्स लॉन्च की है। लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर हमने चार बुक्स को लॉन्च किया था जिसमें नोट्स फॉर्मेट और एमसीक्यू फॉर्मेट अलग अलग था। बट इस बार जो है हमने कोशिश की है कि सारा जो डेटा है वो एक ही बुक में डाला जाए। ठीक है, सो वी आर अप विद टू बुक लॉन्चेस। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल है, दोनों में सेम कंटेंट कवर किया गया है। बेस्ट पार्ट इज, अगेन रिपीट कर रही हूँ, बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे जो है आपके पास नोट्स प्लस एमसीक्यू नोट्स दोनों जो है आपको पास एक ही बुक में अवेलेबल हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही हैसल फ्री लर्निंग रहेगा ये। बुक को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? आपके नियर बाय बुक शॉप से भी परचेज कर सकते हैं। इन एनी केस नहीं मिल पाती है तो आप ऑफ कोर्स पिनाकल के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपनी प्रेफरेंस देखनी है लैंग्वेज की, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, इनकेस आपको हार्ड कॉपीज नहीं चाहिए है तो आप लोग इसका ई बुक वर्जन भी ले सकते हो पिनाकल की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे इस टाइम कवर कर रहे हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कवर किए हैं बुक में, उसी का एक प्रैक्टिस सेशन हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं को देख लेते हैं। जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज योर इंटरनेशनल अफेयर्स यानी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में हम लोग मेजरली बात करते हैं अगर कोई बायलेटरल ट्रेड हुआ है, कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है, या फिर वी टॉक अबाउट कि अगर कौन सी कंट्री में अगर बाई चांस किसी का नाम चेंज हुआ है, किसी ने अपनी करेंसी चेंज कर ली है, या फिर इसमें एक और टॉपिक कवर करते हैं अगर कोई नो इंटरनेशनल लेवल पे या किसी कंट्री में कोई पोजीशनिंग चेंज हुई है, जैसे अपॉइंटमेंट टॉपिक बन जाता है उससे। फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, किसी का प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में बनते हैं। स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा देश फरवरी 2024 में अगले विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यानी फरवरी 2024 में अगली जो डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? यूएई, इंडिया, कनाडा या फिर यूएसए? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। काफी स्पेसिफिक चीजें बता दी गई है, लाइक पूरा नाम बताए कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, देन डेट स्पेसिफाई कर दी गई है फरवरी 2024। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज यूएई। अभी क्या है देखो, अगर मेरी कंट्री में इंडिया में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो एक बहुत ही सिंपल चीज है कि मुझे एक अलग लेवल का पुश मिलेगा मेरी कंट्री को। ठीक है, तो सेम वैसे अगर इस होस्टिंग से, इस मीटिंग की होस्टिंग से यूएई को जो है एक पुश मिलेगा। ठीक है, कि उसकी पोजीशन जो है एज अ ग्लोबल हब बिजनेसेस के लिए उसको एक पुश मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज जो है मिडिल ईस्ट में जो ग्रोइंग कंपटीशन है उस पे भी जो है बहुत ज्यादा फोकस जाएगा, क्योंकि देखो बहुत सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ऑटोमेटिकली आप ये ना एक सेंटर बन जाते हो, आपकी एक चीज को वो अटेंड करने आते हैं लेकिन उनका ध्यान और दो चीजों में पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इन दैट सेंस किसी भी कंट्री में होस्ट हो वो उस कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव चीज हो जाती है। ठीक है, फॉर नाउ यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज यूएई। नेक्स्ट देखो, दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन किस देश में है? यानी कौन सी कंट्री जो है घर बन चुका है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन का? पैसेंजर्स की बात करें इसका मतलब लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, इट मीन्स कि हम लोग सीट्स की भी बात करेंगे इसमें। ऑप्शंस आपके सामने है ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, पोलैंड या फिर जर्मनी। यहाँ पर जो है आंसर करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं उसकी और फैसिलिटीज की बात करूँ या उसके और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपको बताना है। लेकिन अगर मैं कोचेस की बात करूँ, ट्रेन में 100 कोचेज है, मतलब उसमें जो डिब्बे हैं 100 है उसमें। ठीक है, उसके अलावा जो उसकी मेजरमेंट की बात करें, उसकी लंबाई की बात करें दैट इज 1910 यानी 1910 मीटर की उसकी मेजरमेंट है। अगर मैं सीट्स की बात करूं, ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स, 4550 सीट्स है इसमें। ठीक है, यहाँ पर जब करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? यानी इनहेलेबल वैक्सीन आप समझ ही पा रहे हैं। ठीक है, तो कोविड के अगेंस्ट इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला कंट्री कौन सा बन गया है? ये आपको बताना है। ऑप्शन जो है आपके सामने है। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है भारत, यूएसए, जापान या फिर चीन। इंडिया, यूएसए, जापान या फिर चाइना, ये आपके पास ऑप्शन है। देखो कोविड के जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारी कंट्री ने
डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है अवेलेबल करवाई है। करेक्ट आंसर तो हम लोग बात कर ही लेंगे, दैट इज चाइना। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है चाइना। बट अगर मैं इनहेलेबल वैक्सीन की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने कहा है कि फ्री बूस्टर डोज मिलेगा, लेकिन उन लोगों को जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है। ठीक है, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इनहेलेबल वैक्सीन जो है जो संघाई कोऑपरेशन ट्रस्ट है, उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन, इनहेलेबल वैक्सीन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने पहले वैक्सीन ली हुई है और ये बूस्टर डोज के तौर पे दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई। बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। देखो, COP27 का 27th एनुअल यूएन मीटिंग, उसका जो आगे नंबर है वो एडिशन ही होता है, COP26, COP27, COP28 इस तरीके से। ठीक है, तो COP27 का जो एनुअल यूएन मीटिंग था क्लाइमेट पे, कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया था? स्पेन में, पोलैंड में, इजिप्ट में या फिर पेरू में। ठीक है, डेट की अगर बात करें तो 6 से 8 नवंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया था। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर दैट इज इजिप्ट। नेक्स्ट देखो, किस देश ने सादा भाषा अधिनियम यानी प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पास किया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्ट है। ठीक है, सादा भाषा अधिनियम, प्लेन लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सी कंट्री ने इसे पास किया है। न्यूजीलैंड, यूएस, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं बात करूं सादा भाषा अधिनियम यानी प्लेन लैंग्वेज एक्ट की, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है यूजुअली जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहता है दैट इज पार्शियल इंग्लिश, पार्शियल हिंदी, तो हम लोग मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय मोस्ट ऑफ दी ऑडियंस जो वीडियो देखती है। ठीक है, आपको एक ही बारी में समझ में आता है। क्लियर, दिस इज सिंपल जो मोड हमारे बीच में कम्युनिकेशन का है। ठीक है, अभी क्या है कि बहुत सारे लोग कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ पे फ्रेंच यूज होती है, अलग लैंग्वेज यूज होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जहाँ पे मास लोग है, जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है, सबको समझ में वो ना आए लैंग्वेज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पास करने का लॉजिक ये है कि हम लोग इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोगों को समझ में आए। ठीक है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, अगर मैं कुछ चीज पढ़ रही हूँ, मुझे वो चीज दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये जो है इस एक्ट का लॉजिक है। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने कहा है प्लेन लैंग्वेज से मतलब है कि इट शुड बी क्लियर, आपसे जो बात कर रही हूँ आपको वो समझ में आए, कंसाइज हो, मैं आपसे इतना उसका डिटेल में बात कर लूँ आपको समझ ही ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है, अब इस बुक में क्या पॉइंट है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रेफरेंस इंग्लिश लैंग्वेज में, तो अगर मैंने इंग्लिश बुक ली है, अगर मुझे पॉइंटर्स को तीसरी चौथी बार भी पढ़ना पड़ रहा है, इट मीन्स कि मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरी टारगेट ऑडियंस को अगर वो पॉइंट समझ में ही नहीं आया तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो प्लेन लैंग्वेज एक्ट में उन्होंने कहा है द लैंग्वेज है शुड बी क्लियर, इट शुड बी कंसाइज, टू द पॉइंट हो, ऑल्सो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। मैं अभी कुछ बात कर रही हूँ पर मैं किसी और मुद्दे पे चली जाऊँ तो वो एक फ्लो खत्म हो जाता है। तो इस एक्ट को जो है यहाँ पे पास किया है, करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया, यानी 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया था, यानी हेल्ड किया गया था? ईरान, रशिया, इंडिया या फिर अफगानिस्तान। डेट्स की बात कर लेते हैं, 5 से 8 सितंबर 2022 की बात करें क्योंकि लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 से 8 सितंबर 2022 को इस फोरम का आयोजन किया गया था। कंट्री का नाम आपको बताना है, ईरान, रशिया, इंडिया या फिर अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर ने मुफ्त ब्रेड वितरित करने के लिए वेंडिंग मशीन की शुरुआत की है? ये आपको यहाँ पे बताना है। आई थिंक सो आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि जब हम डेली करंट अफेयर्स की बात करते हैं, मैंने आपको वहां पे क्वेश्चन खत्म होने के बाद इस वेंडिंग मशीन का फोटो भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ये इट्स लाइक अ नॉर्मल एटीएम मशीन जैसे दिखता है और वहां पे पूरा वो मेंशन होता है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्री ब्रेड की है, क्योंकि पॉइंट क्या है कि यूएई में जो है एक रैपिड ग्रोथ आ रहा है कंज्यूमर प्राइसेस की राइज में, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो हम लोग कह देते हैं कि यूएई है तो सब अमीर ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैंड टू माउथ होते हैं कि आज कमाया और तभी खा सकते हो टाइप।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे वेंडिंग मशीन लगाई गई है ताकि फ्री ब्रेड की डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके यूएई में। तो यूएई की पर्टिकुलरली कौन सी सिटी में, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर दुबई। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शोषक कार्बन का निर्माण करती है। यानी आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से, यानी मॉस्किटोज एंड बीज, बटरफ्लाई, इनमें से वो कौन सी स्पीशीज है जो कि वर्ल्ड में कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट करती है अबाउट 10 मिलियन टन ऑफ ड्राई कार्बन। ठीक है, हम लोग इन ऑप्शन में से अगर देखेंगे ना, तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कलेक्टिवली कोई एक, ठीक है, एक मच्छर या फिर एक चींटी या एक मधुमक्खी या एक तितली, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जब कलेक्टिवली बात करते हैं तो एक्चुअली में दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 12 मिलियन टन ऑफ ड्राई कार्बन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है आंट्स यानी चींटी। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत में खाद्य असुरक्षा से लड़ने के लिए 14 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किसने की है। यानी एशिया पैसिफिक में फूड इनसिक्योरिटी को फाइट करने के लिए 14 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस किसने अनाउंस किया है। आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर आईएमएफ। ये आपके पास चार ऑप्शन है। सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देमसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी। ये जो फाइनेंशियल एड, जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, इसका एक टेन्योर है दैट इज 2022 से 2025 तक के लिए। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर ईयर्स में जो है ये असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है कि फाइट की जा सके एशिया पैसिफिक में फूड इनसिक्योरिटी से। भारत की किस स्वास्थ्य पहल को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी इंडिया की इनमें से कौन सी हेल्थ इनिशिएटिव को यूएन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब वो टीबी कंट्रोल इनिशिएटिव है, कैंसर कंट्रोल इनिशिएटिव है, हाइपरटेंशन यानी बीपी कंट्रोल इनिशिएटिव है या फिर कोविड कंट्रोल इनिशिएटिव है। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन है। अगर उसके अलावा बात करें तो ये जो अवार्ड है वो दिया गया था 21 सितंबर ऑफ कोर्स 2022 में। कहां पर, इन न्यूयॉर्क। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। हाइपरटेंशन एज इन बीपी। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर की हम लोग बात करते हैं, लो बीपी हाई बीपी वाला। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू कि कैपिटल चेंज का नाम भी इंटरनेशनल में ही आता है, वैसे मिसलेनियस का भी पार्ट बन सकता है। तो किस देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका रीजन की अगर बात करें, देखो तो इस पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था नूर सुल्तान नजरबायेव। मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ। नूर सुल्तान तो यहाँ से आपको पता चल ही गया है कि सरनेम थी नजरबायेव। ठीक है, तो इन्होंने जो है अब ऑफ कोर्स वो प्रेसिडेंट पोजीशन से हट चुके हैं। 2019 में उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था, लेकिन ही वाज सर्विंग फॉर दिस पोजीशन, मतलब वो 30 ईयर से इस पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। तब तक जो है उसकी कैपिटल कंट्री का नाम जो था कैपिटल का नाम था नूर सुल्तान। पर अब सिंस जिनके नाम पर इसको रखा गया था उन्होंने ही स्टेप डाउन कर दिया है 30 साल के बाद, तो अभी जो है इसको चेंज कर दिया गया है टू अस्ताना। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट, लसा बुखार किस देश में मौतों का कारण बन रहा है। लसा फीवर कॉजिंग डेथ्स इन विच कंट्री, आपको बताना है। मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनिशिया या फिर मोजाम्बिक। आपके पास ऑप्शंस है। देखो ये जो पर्टिकुलर लसा फीवर है, ये जो हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर उसको इम्पैक्ट करने वाला जो एज ग्रुप है, इसमें जो एज ग्रुप है वो है 20 मंथ से 30 ईयर्स का। प्लस ये एक जूनोटिक या फिर एनिमल बॉर्न डिजीज है। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। लसा फीवर इसका नाम है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर नाइजीरिया। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई खोली है। यानी इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ ओपन किया है पहला यूनिट ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। मुझे जहां तक लग रहा है आपको मैत्री से ही इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, आई थिंक सो। ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसकी उसकी कैपेसिटीज और उन सब की, क्योंकि सब बुक में मेंशन है। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बांग्लादेश। आई थिंक सो इसका आपको मैत्री से आंसर पता होगा। बांग्लादेश यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो,
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको फुल फॉर्म दी हो, सिर्फ AIIB भी दिया हो सकता है, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक सी फुल फॉर्म्स होती हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस देश में एक अंतरिम परिचालन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है, ठीक है, यानी AIIB ने कौन सी कंट्री में अप्रूव किया है कि स्टैब्लिश किया जाएगा एक इंटरिम ऑपरेशनल हब? बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, या फिर UAE में, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन द मीन टाइम AIIB की, तो इसको जो है शुरू किया गया था 2016 में विद 57 फाउंडिंग मेंबर्स, बट अगर अभी की बात करें तो इसमें जो है 105 मेंबर्स हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज UAE, ठीक है। तो UAE में अप्रूव किया है AIIB ने कि स्टैब्लिश किया जाएगा एक इंटरिम ऑपरेशनल हब। नेक्स्ट देखो, यूरोपीय संघ द्वारा 2023 में यूरो को अपनाने की स्वीकृति किस देश को मिली है? और ये हो चुका है जनवरी 2023, जनवरी 1 2023, ठीक है। तो मतलब इसको अप्रूवल मिल चुका है स्टार्टिंग में ही। तो कौन सी कंट्री को अप्रूवल मिला है बाय EU कि वो यूरो को अडॉप्ट कर सकती है एज इट्स करेंसी, ठीक है? बेलारूस, क्रोएशिया, लिथुआनिया या फिर एस्टोनिया, ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्रोएशिया। आई थिंक आपको पता होगा, क्रोएशिया की जो एक्चुअल नहीं, जो उसकी पहली करेंसी थी दैट वाज क्रोएशियन कूना, ठीक है। क्रोएशियन कूना थी इसकी पहले की करेंसी, बट अब जो है वो यूरो को अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, यूनेस्को ने बॉर्श सूप पकाने की संस्कृति को किस देश की लुप्तप्राय सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित किया है, ठीक है। यानी यूनेस्को जो है, वी ऑल अंडरस्टैंड यूनेस्को, ठीक है, UN की कल्चरल एजेंसी, इसने कौन सी कंट्री के सूप है जिसका नाम है बॉर्श सूप, उसको इंस्क्राइब किया है यानी अंकित किया है एज एन एंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज। वो कौन सी कंट्री का है? ऑप्शन सामने है, बेलारूस, आर्मेनिया, रशिया या फिर यूक्रेन। वेल वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सूप, ठीक है, क्योंकि ये देखो हर कंट्री में एक ऐसी चीज बनती है जो वहीं की स्पेशलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूक्रेन। बट अगेन जब हम यूक्रेन की बात करेंगे तो रशिया को हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसी सेम मुद्दे पर, ठीक है, कि बॉर्श सूप जो है हमारा कल्चरल हेरिटेज है, तो ये रशिया भी बोलता है और रशिया जो है क्लेम करता है कि ये हमारा नेशनल डिश है, हमारा एज इन रशिया का नेशनल डिश है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स यूनेस्को ने यूक्रेन को इंस्क्राइब किया, अंकित किया है कि उनका जो है ये एक एंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विदेश मंत्री S जयशंकर ने 23 अगस्त 2022 को किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? विदेश मंत्री यानी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, इन्होंने न्यू इंडियन एम्बेसी को इनॉग्रेट किया है कौन सी कंट्री में? उरुग्वे, पराग्वे, सूरीनाम या फिर बोलीविया। ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर पराग्वे, ठीक है। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नाम मैंने बता दिया है, ऑप्शन देखो सारे सिमिलर से ही हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर PM बने हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलीम, ठीक है। सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत या फिर कतर। अब यहाँ जो है इनको अपॉइंट करने का जो एक फरमान होता है वो किसने जारी किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस पर्टिकुलर कंट्री के अमीर शेख जो है नवाफ अल अहमद अल जाबेर अल सबाह, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, नवाफ अल अहमद, सब कुछ बुक में मेंशन है तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। नवाफ अल अहमद अल जाबेर अल सबाह, ठीक है। तो ये जो है अमीर शेख है कहाँ के? कुवैत के। तो उन्होंने जो है कहा अपॉइंट किया है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को कुवैत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। क्लियर है? तो अगेन ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनको जो है ये अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल या फिर उनको जो है वो किसने इशू किया है कि आप बनोगे, अप्रूवल किसने इशू किया है, तो इन दैट केस ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो सिंपल क्वेश्चन, यायर लापेड को किस देश के 14th प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था?
सिंपल क्वेश्चन, इंडोनेशिया, इजराइल, फिलीपींस या फिर मलेशिया। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिस्कशन का कोई पॉइंट है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, यानी कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। इनको जो है फेमसली बोंग बोंग के नाम से भी इनको जो है इस नाम से भी जाना जाता है, और ये पोजीशन सर्व करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, पोजीशन सर्व करेंगे अंटिल 2028, नॉट 18, 2028 तक। ठीक है, 2028 तक इस पोजीशन पर वो रहेंगे। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर दैट इज फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो कोऑपरेटिव साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। एशियन कंट्री की बात कर रहे हैं, बीइंग खुद एक एशियन कंट्री, तो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला एशियन कंट्री कौन सा है जिसने ज्वाइन किया है नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस ग्रुप को। श्रीलंका, चाइना, साउथ कोरिया या फिर इंडिया। ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे बात करें नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस ग्रुप की, तो ये जो है एक डिफेंस ग्रुप है। ठीक है, डिफेंस ग्रुप है जो कि एस्टोनिया में बेस्ड है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2008 में। तो पहला एशियन कंट्री कौन सा बन गया जिसने इसे ज्वाइन किया है। करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। आई थिंक आपको ये भी पता होगा क्योंकि हम लोग श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये थोड़े हमारे ज्यादा ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कंट्रीज हैं, तो इसलिए हमें पता होती है चीजों इनके बारे में। तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की ओथ किसने ली है ये बताना है। गोतबाया राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे, दिनेश गुणवर्धने या फिर रणसिंगे प्रमादास। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देती हूँ 15th, एक तो पहली चीज है 15th प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दिनेश गुणवर्धने। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, महिंदा राजपक्षा को जो है, राजपक्षे इनको जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। सिंपल क्वेश्चन, बट रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका का सिचुएशन बहुत ही खराब चल रहा है। अभी हमने क्वेश्चन भी कवर किया है कि इंडिया पहली कंट्री बनी है जो सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को कि वो IMF से जो है उनके लोन डेट को बैक करने के लिए पहली कंट्री बनी है इंडिया। बट उसको ही देख के जो है सेकेंड कंट्री जो बन गई है, जो बैक कर रही है इस लोन को, वो बन गई है चाइना। नेक्स्ट देखो, एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। इटली, बेल्जियम, फ्रांस या फिर रोमानिया, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देख लिए हैं, नाम मैंने आपको बता दिया है, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पे है दैट इज फ्रांस। क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रांस की न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है और ये सेकंड विमेन है जो कि कंट्री में इस पोजीशन को होल्ड करेंगी, इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, बस आपको जो है यहाँ पर जो चेंज हुआ है दैट इज कंट्री का नाम, और ऑफ कोर्स जो पोजीशनिंग चेंज हुई है, जो बेसिकली जिसने इंडिविजुअल जिसने पोजीशन को होल्ड किया है उसका नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट UAE, उसके न्यू प्रेसिडेंट, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आई थिंक इसका आंसर आपको पता है। तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये जो है अपॉइंटमेंट, ये जो है यहाँ पे अपॉइंट हुआ एज न्यू प्रेसिडेंट। इनको जो है इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है खलीफा बिन जायद अल नहान को। ठीक है, उनको जो इन्होंने रिप्लेस किया है, रिप्लेस ऐसे नहीं किया है, बेसिकली जो खलीफा, एक सेकंड में लिख देती हूँ, खलीफा बिन जायद अल नहान ही पास्ड अवे, उसके बाद जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया है। नेक्स्ट देखो, एंथनी अल्बनीज ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, आपको बताना है। अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, एंथनी अल्बनीज कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने पोजीशन ली है, UAE, इजिप्ट, सोमालिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है।
डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एंथनी अल्बनीज की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के 31st प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यून सुक यूएल, ठीक है, या फिर यूल प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के, ये बताना है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ कोरिया या फिर वियतनाम। ये आपके पास ऑप्शंस है, यून सुक योल। अच्छा, अगर अगेन रिप्लेसमेंट की बात करें तो इनका जो रिप्लेस किया है, आई थिंक इससे आप आंसर कर पाओगे। मून जे इन को जो है इन्होंने रिप्लेस किया है, प्रेसिडेंट बन गए हैं। करेक्ट आंसर, अब इसका आंसर आप मून जे इन से कर सकते हो। साउथ कोरिया जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण का शुभारंभ किया? ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इन कंस्ट्रक्शन किसका, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, कौन सी कंट्री में? ठीक है, ये आपको बताना है। चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। लॉन्च किसने किया है ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, किसने किया है लॉन्च? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। कौन सी कंट्री है ये, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर नेपाल। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। वैसे भी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके साथ हमारे बहुत सारे चलते रहते हैं, तो यहाँ पे एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तुर्की के राष्ट्रपति ने देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को बदलकर डैश करने की घोषणा की है। यानी जो टर्किश प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि कंट्री के नाम को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसको चेंज करके गया है टू तुर्क, तुर्किये, तुर्केई या फिर तुर्किये। स्पेलिंग्स के हिसाब से थोड़ा सा डिफर कर रहा है, वो देख लेना आप। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला तुर्किये है, KIYE वाला। ठीक है, तुर्की। क्यों किया है? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो कंट्री की इमेज है उसको रेक्टिफाई किया जा सके। ऑल्सो जो नाम है तुर्की, वो कंट्री की जो रूट्स है उसको और भी बेहतर तरीके से डिपिक्ट करता है। इसलिए जो है इन्होंने इसको चेंज किया है कि जो नाम है इसको इस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, तुर्की। नेक्स्ट देखो, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि फर्स्ट फीमेल बनी है जो इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए प्रेसिडेंट बनी है। हंगरी, देन यू हैव होंडुरस, स्वीडन या फिर सिंगापुर। ये आपके पास चार ऑप्शंस है। नाम है कैटलिन नोवाक। पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है किसकी? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हंगरी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? क्वेश्चन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्टिकुलर कंट्री के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। इनकी एज बता देती हूँ, ही इज अराउंड 36 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं कंट्री के लिए। नाम है इनका गैब्रियल बोरिक। ऑप्शंस आपके सामने है, चिली, हंगरी, डेनमार्क या फिर फिनलैंड। चलिए इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मैं आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का कैपिटल बताती हूँ, तो आई थिंक आप उससे कर पाओगे आंसर। तो इसकी जो कैपिटल है दैट इज सैंटियागो। इससे आंसर कर पा रहे हो? करेक्ट आंसर है यहाँ पर चिली। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओके, नागरिक एरोस्पेस में ड्रोन की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? यानी सिविलियन एरोस्पेस में ड्रोन्स को अलाउ करने के लिए वर्ल्ड में पहला कंट्री कौन सा कंट्री बन गया है? रशिया, इजराइल, जापान या फिर चाइना। ये आपको बताना है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उसने काफी सारी चीजें बताई दी है कि वर्ल्ड में पहला कंट्री बन गया है ड्रोन्स को अलाउ करने वाला। कौन सी स्पेस में? सिविलियन एरोस्पेस में। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर इजराइल। ठीक है, सिविलियन एरोस्पेस की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 28 मार्च 2022 को भारत और डैश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA का अनावरण किया। यानी यूनियन मिनिस्टर जो हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने अनवील किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को 28 मार्च 2022 को इंडिया और कौन सी कंट्री में? UAE, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ कोरिया। ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है, ध्यान से देखेंगे, करेक्ट आंसर बताना है। CEPA की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो आपको फुल फॉर्म दे ही ना। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। करेक्ट आंसर है यहाँ पर
UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में नामित किया गया है, यानी कौन सी कंट्री को डेजिग्नेट किया गया था एज गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री पेरिस के बुक फेस्टिवल 2022 में? श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना या फिर इंडिया? अब ये जो बुक फेस्टिवल था इसको ऑर्गेनाइज कब किया गया था? 21 से 24 अप्रैल 2022 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री था दैट वाज इंडिया। तो इंडिया है, इसलिए हमारे लिए एनीवेज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस देश ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत में 5 ट्रिलियन येन डॉलर या फिर, ठीक है, 5 ट्रिलियन डॉलर या फिर 3,20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है? ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि 5 ट्रिलियन डॉलर या फिर 3 लाख, मतलब में ट्रांसलेशन हो गए तो 3,20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा इंडिया में फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो कौन सी कंट्री ने अनाउंसमेंट की है ये? यूएसए, यूके, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? ये आपको बताना है। बेसिकली जो पॉइंट है कि ये कंट्री जो इन्वॉल्व है इसमें, इससे जो है इंडिया के बायोलेटरल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए, मतलब उसमें जो उन्होंने एरियाज को भी इंक्रीज किया है, जैसे कि क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को भी स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि थोड़ा वियर्ड सा टॉपिक हो जाता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं या किसी भी उसमें इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, बट यहाँ पे और भी एरियाज को ये ओपन अप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज जापान। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओके, कौन सा देश सकुरा मानचित्र में शामिल होने वाला विश्व का 28वां देश बन गया है? सकुरा की बात बता देती हूँ, ये एक चेरी ब्लॉसम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में चेरी ब्लॉसम कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग में मनाया जाता है, शिलोंग मेघालय में। तो इससे आपको आइडिया लग गया है कि सकुरा मैप में इंक्लूड होने वाला 28वां कंट्री बना है वर्ल्ड में, वो है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट। महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का संयुक्त रूप से किस देश में उद्घाटन किया गया है, यानी नाम रखा गया है ग्रीन ट्रायंगल? इसका जो नाम है महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है, इसे इनॉग्रेट कौन सी कंट्री में किया गया है? सिंगापुर, सेशल्स, मालदीव या फिर मेडागास्कर? ठीक है, मैं आपको जगह का कैपिटल बता देती हूँ। एंटानारिवो। ठीक है, ये जो है इस पर्टिकुलर कंट्री का कैपिटल है। सिंगापुर तो नहीं है, सिंगापुर सिटी है। सेशल्स नहीं है, मालदीव्स भी सिंपल है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है मेडागास्कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया, जिसका लक्ष्य किस वर्ष तक पृथ्वी की 30% भूमि और उसके 30% महासागरों की रक्षा करना है? ठीक है, यानी इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 30% ऑफ अर्थ्स लैंड एंड 30% ऑफ ओशियन को प्रोटेक्ट करेगा बाय कौन से साल तक, ये आपको बताना है। 27, 25, 23 या फिर 30? ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। यहाँ पर जो एक गोल जिसको कहते हैं ना, दिस इज ग्लोबल 30-30 टारगेट। इसे आइडिया लग रहा है, बेसिकली 30% ऑफ अर्थ लैंड, 30% ऑफ ओशियन। यहाँ पे जो उन्होंने आंसर भी है, ईयर जो है वो भी 2030 ही है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। एक्चुअली इस टारगेट को नाम दिया गया है ग्लोबल 30-30 टारगेट। 30% ऑफ अर्थ लैंड, 30% ऑफ ओशियन, ईयर भी है इसका 30। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके चलोगे तो इजी रहेगा आपके लिए आंसर करना। तो विद दिस हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता मंत्री यानी टॉलरेंस मिनिस्टर जो है ने किस शहर में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? अगर आप डेली करंट अफेयर्स अच्छे से देखते हो तो मैंने आपको उसमें इसकी इमेज भी दिखाई थी, वो व्हाइट मार्बल वाला मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो वेरी प्रिटी, उसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग की गई है उस मंदिर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, आई थिंक आपको पता है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर दुबई। ठीक है, तो ये जो था इस पर्टिकुलर सेशन यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम लोग देखो कितने सारे हमने प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स के नाम देखे हैं, कंट्री का नाम चेंज, कैपिटल चेंज, नॉट कैपिटल चेंज, करेंसी चेंज। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है टू कवर, और नोट्स फॉर्मेट में तो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है हम लोग मैंने ऐड किए हुए हैं, तो आपके लिए नंबर ऑफ पॉइंट्स है टू कवर। ठीक है,
चलिए वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई सी इन माय नेक्स्ट सेशन।